हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियोस में हम लोग मौर्य काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हड़प्पा सभ्यता के बारे में इंडिया जीके के अंदर पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के अंदर और रेलवे के अंदर जो भी क्वेश्चंस ऑफलाइन और ऑनलाइन आए हुए हैं लास्ट 15 ईयर्स के, वो इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं और विद डिटेल आप लोगों को उनके आंसर्स जो है मिलेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो वीडियोज़ ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक मौर्योत्तर काल। तो इसके अंदर सबसे पहला ही क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ से 18 के बीच के ये क्वेश्चंस हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दोनों बीच स्थित थे? तो ये तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के किनारे। तक्षशिला जो है प्राचीन हिंदू अपनी संस्कृति के अंदर जो शिक्षा का सबसे बड़ा हब जो माना जाता है, एजुकेशन हब पुराने टाइम का, विदेशों से भी यहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो इसके सिचुएशन जो लोकेशन है वो पूछ रहा है तो कहाँ की है? तो सिंधु और झेलम नदी के किनारे ये इनके बीच में स्थित था और वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर ये जगह आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो ये संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख है। जूनागढ़ शिलालेख अपने पास है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। और इससे पहले भी हम लोग जो अपने ऐतिहासिक लेखक रहे हैं, चाणक्य, विष्णुदत्त, कौटिल्य जिनको हम बोलते हैं, उनकी रचनाएं वो भी डिस्कस कर चुके हैं पीछे की वीडियोस में। और जो भी अपने वेदों के बारे में जो डिस्कशन था वो भी हम पीछे कर चुके हैं, तो वो वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। अष्टाध्यायी यहाँ पर कह रहा है तो पाणिनि जी की रचना है। और व्याकरण के बारे में भी जो है सब कुछ ज्ञान पाणिनि के द्वारा ही दिया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई? तो सातवाहन जो वंश है वो मोस्टली साउथ के अंदर आता है हमारे पास। तो ये आंध्र क्षेत्र में सातवाहनों का संरक्षण में अमरावती कला विद्यालय है जो विकसित हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, सातवाहन से ही हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये दक्षिण की, साउथ इंडिया की बात कर रहा है, तो ये आंध्र के अंदर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह है मूर्तियाँ बनाई जाती थी? तो गांधार शैली के अंदर बुद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध अपने हुए हैं उनकी जो है जीवन की तरह, मतलब जो एक जीवन चक्कर इंसान का चलता है उस तरीके की इनकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। नेक्स्ट है, मथुरा कला विद्यालय की आकृतियाँ किसकी बनी होती थी? ये पूछ रहा है। तो धब्बेदार लाल पत्थर से ये बनी थी। मथुरा कला विद्यालय की आकृतियाँ धब्बेदार लाल पत्थर से। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। पतंजलि के बारे में हम लोग अभी भी जानते हैं, जो योग गुरु रामदेव जी हैं उनके मार्गदर्शन में काम कर रही है पतंजलि, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है बनाती है। और अभी अभी जो न्यूज़ चल रही है कि कोरोना की जो दवाई है वो भी पतंजलि ने बना ली है। तो अगर ये कारगर साबित होती है तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है कि जो हमारा प्राचीन आयुर्वेद है वो आज भी लोगों के बीच में एक आशा की किरण बना हुआ है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। तो योग दर्शन के प्रतिपादक ध्यान रखेंगे पतंजलि। और पतंजलि के अंदर हाल फिलहाल में रामदेव जी के जो है मार्गदर्शन में ये काम कर रही है पतंजलि जो कंपनी है। नेक्स्ट है, पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टीन और चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात नहीं की जाती थी? तो गुप्त काल में बात करें तो टीन जो है ये निर्यात नहीं की जाती थी। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कांसा ये बहुत प्राचीन टाइम से, हड़प्पा की बात करें तो वहाँ पर भी सोना और चांदी, कांसा, तांबा के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन लोहा उसके बाद में आया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये कल्हण, मैत्रेयी, कालिदास और पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम
व्याकरण की बात करें तो व्याकरण जो है सबसे पहले पाणिनि के अंडर में जो विकसित की गई थी। पाणिनि इसने इसके रूल रेगुलेशन ध्यान रहेगा, पाणिनि व्याकरणविद रहेंगे संस्कृत के। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? गांधार कला जो है हिंदू और यूनानी, यानी कि हिंदुस्तान की और यूनान की जो कला है इन दोनों का संयोजन है गांधार कला। और गांधार प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण कला केंद्र भी रहा है। और अभी बात करें तो गांधार हाल फिलहाल में जो अफ़गानिस्तान के अंदर ये क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट। तो यहाँ से ये मेरे को ध्यान रखना है, गांधार जो है ये ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सलवार कुर्ता टोपी आदि सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए थे? ये मतलब किसने इनको प्रचलन में लाया? सलवार कुर्ता धोती टोपी ये सारे सिले हुए जो कपड़े थे वो कुषाण, शक और पार्थियन ये जो शासक थे इनके काल में धीरे धीरे प्रचलन में हुए थे। ये उससे पहले जो है आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके के कपड़े पहने जाते थे। नेक्स्ट है सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक। तो ये सिमुक सातवाहन के संस्थापक थे, सिमुक। नेक्स्ट सही सुमेलित किए गए हैं, ये ऑटोमेटिक ही अपने को सिर्फ इनको ध्यान में रखना है। तो ये महाकाल मंदिर उज्जैन के अंदर है, मध्य प्रदेश। और अभी हाल फिलहाल में जो अपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं अभी तो कमलनाथ जी जो है उनके द्वारा एक आदेश पारित हुआ था। आप लोगों ने मीडिया में भी इसकी खबरें सुनी होगी कि जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है इसके अंदर जो घंटी बजाई जाती है उसको बंद करवा दिया गया था कि ये ध्वनि प्रदूषण का कारण है। और आप लोग सोच सकते हैं, फिर चलिए आगे देखते हैं। जो महाकाल मंदिर उज्जैन के अंदर रहेगा। आगे श्रृंगेरी मठ है, ये चिकमंगलूर जिला के अंदर पड़ेगा। सूर्य मंदिर कोणार्क और जैन मंदिर खजुराहो। खजुराहो के जैन मंदिर जो है अपने को ध्यान में रखना होगा। जैन के साथ साथ वैष्णव, शैव और शाक्त के भी संबंधित रखते हैं, ये संबंध इनके साथ भी रखते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है जैन मंदिर जैन धर्म के साथ साथ जो अपना हिंदू जो संप्रदाय है इसका ही एक हिस्सा है। जैन धर्म हिंदू संप्रदाय का ही, इसके सारे मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म जो है हिंदू संप्रदाय के, हिंदू जो सनातन अपना प्राचीन धर्म है उसी का ही एक पार्ट है। तो ये ऑटोमेटिक सी बात है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर साथ साथ चलेगी। तो जैन धर्म के साथ साथ ये वैष्णव, शैव, शाक्त आदि से भी संबंधित है। और नेक्स्ट है पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो ये अष्टाध्यायी। और संस्कृत के प्रथम व्याकरणविद भी यही रहे हैं, पाणिनि। नेक्स्ट ऑफलाइन परीक्षा जो 2006 से 15 के बीच में हमारे पास हुई थी, हमने पहले डिस्कस किया था। लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर मिलेंगे। जो रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर जो भी आए हुए हैं क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन इसके अंदर है मिलिंद पानो क्या है? मिलिंद पानो तो ये एक बौद्ध पाठ है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध पाठ जिसको हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई आध्यात्मिक या जो ग्रंथ मान लेते हैं धार्मिक, उससे रिलेटेड है ये। और इसके अंदर इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर आप लोगों ने जो एनसीईआरटी है उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर भी नाम सुना होगा। मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में ये रचित है। ध्यान रहेगा मिलिंद पानो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में इसके अंदर जो बातें हैं वो इसके अंदर बताई गई है। नेक्स्ट है चरक किसके राज चिकित्सक थे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अपने को प्राउड फील करवाने वाला क्वेश्चन है कि चरक जो है राज चिकित्सक किसके थे? तो ये तो नॉर्मल बात है कि कनिष्क के ये राज चिकित्सक थे। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे, उन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। यहाँ से चिकित्सा का जनक किसको कहा जाता है? चरक को। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्हें चिकित्सा शास्त्र ग्रंथ की चरक संहिता की रचना, यानी कि चरक संहिता जो है चरक की ही लिखी हुई है। इसके अंदर जो सर्जरी के या फिर हम बात करें जो डॉक्टरी लाइन के जो भी दिशा निर्देश जो भी हैं
प्रैक्टिस सेट जो है आज के टाइम में हम मान लेते हैं कि जो किताबें हैं डॉक्टरी लाइन की, वो सारी इसके अंदर बातें बताई हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस अगर देखा होगा, कोई गूगल के ऊपर सर्च किया होगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि प्लास्टिक सर्जरी जिसको आज के टाइम में हम बोलते हैं, ये भी जो चरक जी हैं इनके टाइम में विकसित थी। इन्होंने इसके बारे में विस्तार से अपनी पुस्तक में चरक संहिता में बताया हुआ है। और जो शल्य चिकित्सा है, जैसे कि जो अपने ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करवाना है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर बताई हुई है। और आज के टाइम में हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो विदेशी जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने अपने नाम पे इनको पेटेंट करवा रखा है। लेकिन अगर हम अपना पुराना इतिहास देखें तो सबसे पहले ये चरक जी हैं, इनकी पुस्तक चरक संहिता, इनके अंदर इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। टाँके लगाने के लिए इनके पास जो प्राचीन काल में पद्धति होती थी, आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा कि जो चींटियां हैं इनको टाँके लगाने वाली जगह पे छोड़ा जाता था और उसके बाद उसको ऊपर से काट दिया जाता था। चींटियों की पकड़ जो है वो इसके एक तरीके से सिलाई का काम करती थी। तो ये सारी चीज़ें चरक के बारे में अपने को पता होनी चाहिए। और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित पहला कला विश्वविद्यालय कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से बना। तो ये अपने को पता होना चाहिए। जो गंधार कला है, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जो हिंदू और यूनानी यानी ग्रीक यूनानी का ही आएगा। तो भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से गंधार कला जो है हमारे पास रहेगी। इसके बारे में डिटेल देखें तो गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु शैली यूनानी और रोमन थी। इसलिए गंधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर इसके प्रकट गांधार कला कहा जाता है। ध्यान में रहेगा, जो गांधार अपने पास के प्रमाण मिले थे, इसलिए इसको गांधार कला कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन 4 है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के जानी जाती है? तो ये भी ऊपर हमने देखा, ग्रीक इंडो ग्रीक कह सकते हैं, ग्रीको बौद्ध कह सकते हैं, हिंदू यूनानी, बौद्ध यूनानी, ये एक ही चीज़ है, गांधार कला। तो गांधार शैली जो भारतीय और यूनानी कला के सम्मिश्रण शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही है, गांधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो कुषाण वंश के सबसे जो प्रसिद्ध कनिष्क रहे हैं, ये अगर आप लोग 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर अच्छी तरीके से ये इतिहास के अंदर बताई हुई चीज़ें हैं। कुषाण वंश के अंदर प्रसिद्ध राजा कनिष्क, इसके बारे में देख लेते हैं। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके ध्वजारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत की सूचक है। यानी कि भारत के अंदर जो शक संवत है, इसकी शुरुआत 78 ईस्वी से जो कुषाण वंश के राजा कनिष्क है, इनके राजा बनने से शुरू होती है। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो ये अभी ऊपर बताया गया, 78 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हुआ। तो यहाँ से अपने जो है शुरू होती है। शक संवत किसने और कब शुरू किया? ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसी की बात कर रहा है ये। तो ये कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया। जो शक संवत अपना शुरू होता है कैलेंडर के हिसाब से, तो उसके अंदर 78 ईस्वी में कनिष्क ने ये शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसकी डिटेल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? यानी कि कुषाण वंश के अंदर बौद्ध धर्म का संरक्षण तो ये कनिष्क रहेंगे हमारे पास। इसके बारे में डिटेल देखें तो बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के अंदर कुंडलवन नामक जगह पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया, हीनयान और महायान। तो ये जो बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में जो 4 इनकी संगीतियाँ हुई थी, अशोक के टाइम में क्या हुआ था,
तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं बौद्ध और जैन धर्म के अंदर। आप लोग उस वीडियो में जाके इनके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। नेक्स्ट है उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। ये जो है अपने पास, इसका सीधा आंसर देखते हैं क्या कहता है ये। आप लोग देख सकते हैं साहित्य जो कवि राजमार्ग है, ये अमोघ वर्ष, कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष से आदि पुराण जैन सेन गणित सारा समग्र महावीराचार्य की है ये। और अमोघ वृत्ति जो है संकट या शक्तायन, ये इनके लेखक रहेंगे। ये प्राचीन किताबें हैं तो आप लोगों को ये याद रखनी पड़ेगी। इनकी कोई ट्रिक्स हम लोग, अगर आप लोग बना सकते हैं, ट्रिक भी याद रखने वाली चीज़ें होती है तो इससे अच्छा है किताबें ही याद रखें, ट्रिक हर जगह यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो ये अपने को निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो समझिए जो विक्रम संवत है वो 58 BC, वास्तव में ये 57 ईस्वी पूर्व है। शक संवत है जो 78 AD के अंदर या ईस्वी के अंदर शुरू हुआ था। कलचुरी संवत 248 AD और गुप्त संवत जो है 320 AD या 219 ईस्वी के अंदर ये चला था। तो ये इनके सही जोड़े हैं, इस टाइम के हिसाब से ये संवत चल रहे हैं अपने। और मेन इम्पोर्टेंट जो है शक संवत रहेगा अपने पास 78 AD यानी कि 78 ईस्वी, ये अपने को ध्यान में रखना है। गांधार कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो गांधार शैली जो है मेन पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था, जो कनिष्क रहेंगे हमारे पास, इनके काल में ये गांधार शैली का विकास हुआ था। और जो चौथी बौद्ध संगीति है ये भी इनके काल में ही आयोजित की गई थी कश्मीर के अंदर। क्या कहता है इसकी डिटेल देखते हैं। कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः इसे गांधार शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं। ध्यान रखेंगे जो अपने पास गांधार शैली है इसके अंदर बुद्ध की मूर्तियां काले स्लेटी पत्थर से बनाई गई है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? कलिंग का एक महान शासक, तो ये खारवेल अपने पास रहेंगे। खारवेल, इनके बारे में डिटेल अपने को देखनी पड़ेगी। जो प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। और कलिंग के ऊपर अपने को पता होना चाहिए जो अशोक है इनका भी शासन था। कलिंग का युद्ध इनके जीवन में महत्वपूर्ण जो एक टर्निंग पॉइंट के रूप में आया था। तो ये देखते हैं खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा यह द्वितीय ईस्वी पूर्व के शासक हुआ था। इसका संबंध कलिंग के चेदी वंश से था। चेदी वंश, खारवेल याद रखेंगे, खारवेल जो चेदी वंश से कलिंग का जो शासक था। इसने अनेक विजय प्राप्त की जिनमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र, दक्षिण के सातवाहन शासक सातकर्णी पर विजय प्रमुख है। यह जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा, यानी कि जैन तीर्थंकर, जैन के जो धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से किसी एक की मूर्ति ये मगध से कलिंग ले गया था। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण करवाया तथा प्राचीन नदी के दोनों तट पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एरा, महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी ग्रहण की थी। नेक्स्ट है राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ये कलिंग के जो है शासक रहेंगे। अभी हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस किया था, कलिंग के रहेंगे। और जो जैन धर्म के ये इम्पोर्टेंट जो फॉलोवर हैं वो रहेंगे। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था। तो ये जैन धर्म का ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था, तो जैन धर्म को इसने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट है सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन सा था? तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये ध्यान रखेंगे। सातकर्णी भी दो है इसके अंदर, तो गौतमीपुत्र रहेंगे, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनके बारे में डिटेल अपने को पता होनी चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इनकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा
पुलुवामी के नासिक गुहा लेक से इसकी सैनिक सफलताओं के बारे में सूचना मिलती है। तो ये पलश्री की नासिक प्रशस्ति और पुलुवामी के नासिक गुहा लेक से इनकी जो सफलता की जानकारी अपने को मिलती है। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्रों अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का जल पिया था। ये नॉर्मल पॉइंट है, जो भी कहते हैं घाट घाट का पानी पिया था, ये यही बात करें, तीनों समुद्रों का जल इसने पिया था। यानी कि ये जो है तीनों समुद्रों तक, जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक, ये अपनी जो लड़ाइयों के दौरान यहाँ तक पहुँचा था। और हो सकता है यहाँ तक इसने शासन भी किया हो, लेकिन इनकी जो मुख्य लड़ाइयाँ जो इन तीनों समुद्रों तक रहेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? सबसे पुरानी पीठ तो ये तक्षशिला रहेगी। इसके बारे में बाद में बताते हैं। नालंदा, उज्जैन और विक्रमशिला भी प्राचीन भारत की जो विद्या के या एजुकेशन के हब रहे हैं, शिक्षा केंद्र रहे हैं, लेकिन सबसे पुरानी इसके अंदर तक्षशिला रहेगी। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व से ही स्थापित था, यानी कि मौर्य काल से पहले ही स्थापित था। नालंदा और उज्जैन जो है गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र था। तक्षशिला अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। यह आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम की ओर सिंध और झेलम नदियों के बीच में स्थित है और इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र। रावलपिंडी जो है अभी पाकिस्तान के अंदर है, ये बात हमने पहले भी, इसके तरह भी पाकिस्तान के अंदर आता है तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, इनका भी संबंध रहा है, जुड़ाव रहा है। और अपने जो है इसके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। जो प्रीवियस, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए और करवाइए। ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसके अंदर अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइज कीजिए।